तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत हो चुकी है। यानी अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार का रास्ता साफ हो चुका है। हालांकि अभी भी अंतिम और आधिकारिक नतीजों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अब ये लगभग साफ है कि 277 इलेक्टोरल वोट के साथ ट्रंप ने बहुमत हासिल कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप ने 7 में से 7 स्विंग स्टेट्स में बाजी मार ली है। जीत से उत्साहित ट्रंप ने नतीजों के बीच में ही अपने समर्थकों को संबोधित किया और अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाने का अपना नारा दोहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से ट्रंप कार्ड चल गया। चुनाव में जीत तय होने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लोगों को शुक्रिया कहा। ट्रंप ने अपने पहले संबोधन में साफ साफ कहा कि हमने वो कर दिखाया जो लोगों के लिए असंभव लग रहा था। साथ ही ट्रंप ने अपने भाषण में ये भी कहा कि वे देश की सभी समस्याओं को दूर करेंगे और एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे। We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विक्ट्री स्पीच में मस्क की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे पास नया स्टार है, हमारे स्टार एलन मस्क हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने एलन को जीनियस बताते हुए उनकी कंपनी स्पेस एक्स की भी जमकर तारीफ की। Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. But he's a character, he's a special guy, he's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. अब आपको अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की गणित को भी समझाते हैं। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और राष्ट्रपति चुनाव में इन राज्यों में 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट होते हैं। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए मिनिमम 270 वोटों की जरूरत होती है। चुनाव में जो 7 स्विंग स्टेट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, वहां ट्रंप का जादू जमकर चला। नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नेवाडा ट्रंप की जीत में टर्निंग पॉइंट ये साबित हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की बड़ी जीत की गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत के बाद ट्रंप को अपना करीबी दोस्त बताते हुए बधाई संदेश दिया। तो वहीं ट्रंप की इस जीत पर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूक्रेन, इजराइल सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बधाई दी है। अब देखना होगा कि दूसरी बार अमेरिका के बॉस बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को कैसे आगे लेकर जाते हैं और खास करके इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन की जंग के साथ साथ यूक्रेन रूस जंग में क्या भूमिका निभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि ट्रंप की जीत पर भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ेगा। आगे खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से सुनिए कि इस ट्रंप की पूरी जीत का भारत पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। ट्रंप की जीत के काफ़ी ऐतिहासिक मायने हैं। सबसे पहले दुनिया भर पर काफ़ी कुछ असर पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा असर ये होगा कि वो चीन को काबू में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चीन को वो अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। रशिया के प्रति उनका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, तो यूक्रेन वाला जो युद्ध और जिसमें अमेरिका अपनी ताकत झोंक रहा है, उससे वो पीछे हटने की कोशिश करेंगे। अपने जो दुश्मन जिन्हें मानते हैं ईरान और बाकी देशों को, उन पर सैंक्शंस भी लगाएंगे और साथ ही जहाँ से भी सस्ता सामान अमेरिका में डंप किया जा रहा है उन पर टैरिफ लगाएंगे, जिसमें चीन और यूरोप के देश हो सकते हैं। कमोडिटीज़ के दाम वो बढ़ने नहीं देंगे, कच्चे तेल के दाम भी मुश्किल से बढ़ें और ऐसे में दुनिया भर में महंगाई कम होने के आसार हैं। इसके चलते अमेरिकी बाजारों में तेज़ी आएगी और अमेरिका में ब्याज दरें महंगाई काबू में रहने की वजह से जल्दी से घटेंगी और ज़्यादा घटेंगी। एमर्जिंग मार्केट्स को इसका मिलेगा फ़ायदा और ख़ास तौर से भारत को। और ऐसे में जो भारत छोड़कर चीन भागे हुए एफआईज हैं, उनके फिर से लौटने की पूरी उम्मीद है। भारतीय बाजारों का जहाँ तक सवाल है, एफआईज ने पिछले महीने में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की है। सारे हेज फंड्स और कई सारे लॉन्ग ओनली फंड्स भी चीन में गए।
अब वो चीन वाला अपना ट्रेड खत्म करके वापस लौटने की कोशिश करेंगे। और फर्ज करें 1 लाख करोड़ में से 25-30 हज़ार करोड़ की भी वापस से FIs की खरीदारी आती है तो भारतीय बाजारों को फिर से मजबूत करने का ये काम करेगी। निफ्टी के लिए जो अगले बड़े टारगेट होंगे 24,700 से 24,950 के होंगे और उससे भी बड़े टारगेट 25,250 की रेंज के निफ्टी के बनते दिखेंगे। और बैंक निफ्टी के लिए जो टारगेट बनेंगे वो 53,100 53,350 पहला टारगेट होगा और उसके बाद लाइफ हाई के नज़दीक 54,200 54,400 तक भी बैंक निफ्टी पहुंचने की कोशिश कर सकता है। 23,800 के आसपास निफ्टी एक डबल बॉटम बना चुका है। अब वो लेवल आसानी से टूटने वाला है नहीं। जो लोग इंतजार कर रहे थे कि एक बार क्लैरिटी आए वो अब धीरे धीरे अपना पैसा लगा सकते हैं, अपनी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। फेड की मीटिंग देखने के बाद आपके लिए बाजार का डायरेक्शन और ज़्यादा साफ होता दिखेगा। जो सेक्टर्स ट्रंप की जीत की वजह से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो उनमें से IT जो अमेरिका से काफ़ी कुछ बिजनेस लेता है, ये शेयर मजबूत रहेंगे। टेक्सटाइल शेयरों में टेक्सटाइल टू रिटेल वाली जो स्टोरी है उसमें तेज़ी बनेगी। सरकारी कंपनियों के शेयर उछलेंगे। बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक, बड़े बैंक जैसे कि SBI, ICICI, HDFC बैंक जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी होगी। तेल कंपनियां कच्चे तेल के दाम घटने की वजह से ये मजबूत रहेगी। तो ट्रंप के जीतने के बाद काफ़ी कुछ बाजारों के लिए, दुनिया भर के लिए भी और हमारे लिए भी पॉजिटिव होगा। तेज़ी कितनी होगी ये समय बताएगा, लेकिन कम से कम एक अच्छी बात ये, नीचे की रिस्क आपके लिए बाजार में काफ़ी हद तक अब कम होती दिख रही है और जो लोज हम देख चुके हैं पिछले महीने वो शायद हम आसानी से ना तोड़ें। चलिए अब करते हैं चर्चा बहुत ही खास मेहमानों के साथ। इस वक्त मेरे साथ संभवतः अमेरिका के मामलों का बेस्ट पैनल इन द वर्ल्ड आप कह सकते हैं मेरे साथ जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं तीनों मेहमानों का। जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं एनसेट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह, US से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अनुराग सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस पूरे मसले पर लगातार अपनी इनपुट्स देने वाले विदेश मामलों के जाने माने जानकार रॉबिंद्र सचदेव सर भी जुड़ चुके हैं। रॉबिन सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बग्गा सर, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बहुत बधाई। जब सारी दुनिया के पोलस्टर्स कह रहे थे कि साहब कांटे की टक्कर है, मुझे याद है 4-5 दिन पहले का आपका लिंक्डइन पोस्ट जिसमें आपने 5th या 6th आपका मेरे ख्याल है कि वो पॉइंट था जिसमें आप कह रहे थे कि पोल्स में भी इनएक्यूरेट, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अपनी प्रेफरेंसेस को वहाँ पर छुपा रहे हैं। और आपने जो टर्म इस्तेमाल किया शाई ट्रम्पर्स का, मेरे लिए नया था, मैंने उस समय थोड़ा सा डिग किया तो पता चला कि 2016 से इस्तेमाल हो रहा है शाई ट्रम्पर्स। बट इस बार रिसर्च हो रही थी शुरुआत से कि क्या वाकई में शाई ट्रम्पर्स इस बार कोई वहाँ पर एलिमेंट है या नहीं है। ज़्यादातर पोस्टर्स नहीं पकड़ पाए सर, लेकिन आपने उस छोटे से पॉइंट में इसको पकड़ा। बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको, आपके अच्छे प्रेडिक्शंस के लिए। एंड शायद ट्रम्पर्स ही हैं सर जिन्होंने काम किया। नहीं, बिल्कुल। और देखें, जब पोल्स में 1-8% का फर्क आ रहा था और ये पॉपुलेशन में इतना बड़ा एक तबका था इस तरह से, तो ये लैंडस्लाइड आना ही था। तो अभी जो नंबर आ रहे हैं ये काफ़ी इससे बेटर आएगा जब फाइनल इलेक्ट्रोल काउंट आ जाएगा, वो हम वेट करेंगे। बट ओवरऑल जिस तरह से सेनेट इन्होंने जीत लिया है, तो फ्लिप किए हैं 2-3 सीटें, सेनेट में मेजॉरिटी ले ली और यहाँ पे फिर से चुन के आए। 132 सालों में दीपक जी ये हो रहा है कि एक बारी राष्ट्रपति बने, फिर हारे और फिर से खड़े होके तीसरी बारी में फिर से जीते। 132 साल के बाद ये हो रहा है, तो ऐतिहासिक है। और यही दिखा रहा है कि लोगों में काफी रोष था। जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, 71% अमेरिकन उसमें कह रहे थे कि हम नाराज हैं जिस दिशा में देश जा रहा है और जिस तरह का पॉलिटिकल डिस्कोर्स आ रहा है, और वो उन्होंने कैच किया और बहुत ज़बरदस्त एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया। और पॉलिसीज़ में क्लैरिटी है। ये था कि लोगों ने राहत की सांस ली थी 2016 में जब बाइडेन आए कि चलो जिस तरह से कूटनीति होनी चाहिए, जिस तरह से राजनीति चलनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो फिर से आएगा। बट उसमें क्या हो गया, वो सब ओबामा ऑपरेटिव्स चलाने लग गए और बहुत वोक, बहुत कम्युनिस्ट, बहुत लेफ्टिस्ट एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन आ गया और उसके अगेंस्ट ये एक रिएक्शन है दीपक जी।
तो और ये देख लीजिए पोलस्टर्स जो हमने आखिरी बारी पिछले शो में जो बात की थी, आयोवा में जो कह रहे थे कि 3% से पिछड़ रहे हैं, और जो कि एक हार्टलैंड है रिपब्लिकन्स का, बड़े आराम से ट्रंप जीते। तो ये पोलस्टर्स की भी नाकामयाबी है, बट ये जो हाइपोथेटिकल बायस आ जाता है वो था। और दूसरा ये है कि लोग कहते हैं हम अनडिसाइडेड हैं, बट असली में वो अनडिक्लेयर्ड होते हैं। तो ये शायद ट्रम्पर्स हो या हैरिस के भी समर्थक हो, दोनों तरफ से हमने देखा ये एरर लेके आ गया पोल्स में। प्रेडिक्शन मार्केट्स तो बिल्कुल वो हमने देखना ही नहीं था, वो भी थोड़े गलत ही चले। बट ओवरऑल ये जरूर है, सरप्राइजिंग है। और ये जो आंकड़ा आएगा फाइनल, ये 300 से ऊपर इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स का आएगा, वो बहुत अच्छा एक इनको मेजॉरिटी मिला है। और सेनेट में भी मेजॉरिटी मिला है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अभी चल रही है बात उनकी लोकसभा की, वो देखते हैं कहाँ पे आके रुकता है। वो एक आध दिन और लगेगा पूरा काउंटिंग होने में। एब्सोल्युटली सर, आपने बोला कि वाकई में अनडिक्लेयर्ड रहा और लोगों ने चुपचाप से अपना जो फैसला है वो वहाँ पर दे दिया, उसको ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया। अनुराग सर, क्या वाकई में हम सोचते थे कि भारतीय जो चुनावी पद्धति है वो बड़ी शानदार है, बड़ी ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस चुनावी पद्धति का आकलन करने वाले लोग ना बड़े सतही होते हैं। ऐसा अब कुछ इलेक्शंस में देखने के बाद तो ऐसा ही प्रतीत होता है, बड़ी हवाई बातें होती हैं। बट अमेरिका में भी मतलब वहाँ पर भी हवाई बातें ही हो रही थी, क्लोज टाइट कॉन्टेस्ट और ये और वो। अभी कुछ दिनों पहले तक जो है वो कमला हैरिस को 3.4 पॉइंट से आगे दिखा रहे थे। हुआ क्या सर वहाँ पे एग्जैक्टली, अनुराग सर? दीपक जी देखिए, 2016 में हिलरी क्लिंटन 12 परसेंटेज पॉइंट से जीत रही थी, ओपिनियन उनके इन्हीं सेम पोल्स में, राइट? न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए, बीबीसी, वो इमेजेस, वो पोल्स आज भी आप गूगल पे सर्च डालिए, वो सब उनकी रिपोर्ट्स हैं। 2000 और देखिए क्या हाल हुआ 2016 में। चलिए एक बार हम मान सकते हैं कि लेगेसी मीडिया से मिस्टेक हो गई। 2020 में बाइडेन करीब 6 या 7 परसेंटेज पॉइंट से आगे चल रहे थे, बेयरली 60-70 हजार वोट से वो जीते हैं। एंड इट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल कंसिडरिंग इतना मेल इन बैलेट हुआ है। थर्ड टाइम देखिए, अब दीपक जी ये कहना गलत होगा कि देखिए हमसे भूल हो गई और हम कैप्चर नहीं कर सके। इट इज अ ओपन सीक्रेट कि वो कैप्चर करना ही नहीं चाहते हैं। इट डिपेंड्स आपका बेंट ऑफ माइंड क्या है। देखिए लेगेसी मीडिया में, और ये हमने देखा वॉशिंगटन पोस्ट में, जैसे जेफ बेजोस साहब ने स्टैंड लिया कि हम किसी को एंडोर्स नहीं करेंगे, उनके एडिटोरियल टीम में 3 लोगों ने रिजाइन कर दिया इन प्रोटेस्ट। अब देखिए, यू आर अ न्यूज़पेपर, यू हैव टू रिपोर्ट द न्यूज इन अ अनबायस्ड वे, बट यहां तो कोई प्रिटेक्स्ट भी नहीं बनाते हैं कि हम अनबायस्ड हैं। दे टोटली वांट द डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट टू विन ऑल द टाइम। और जब वो जीतते हैं तो डेमोक्रेसी की जीत होती है, रिपब्लिकन जीतते हैं तो डेमोक्रेसी समहाउ हार जाती है। अच्छा, इसमें छोटा सा कॉन्टेक्स्ट जोड़ दूं अनुराग सर, क्योंकि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात छेड़ दी, तो अपने दर्शकों के लिए एक कॉन्टेक्स्ट जोड़ दूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है वहाँ पर, आप जानते हैं CNN वर्सेस फॉक्स का। आज जब ट्रम्प साहब की स्पीच हुई, मैं CNN में गया, वहाँ पर चल रहा है कि जो एंकर्स हैं वो बातचीत करें, अरे इतनी बड़ी स्पीच दे दी, लेकिन इनको कहा किसने कि ये प्रेसिडेंट बन गए, ये ऐसे कैसे स्पीच दे रहे भाई। आई मीन वहाँ पर जो पर्सनल बायस है। फिर मैं फॉक्स पे गया एंड फॉक्स वाले जो कह रहे थे a phoenix rising from the ashes, तो वो वहां पर इस तरह का एग्जैजरेशन है दोनों तरफ। बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग है वहां की स्टोरी, कभी फिर उस पर बात। प्लीज कंटिन्यू सर। बट सो इट इज वेल नोन, एंड जब वो दिखा रहे थे रेसेस नेक टू नेक है, देखिए तभी हमारे जैसे लोग जो मार्केट्स में हैं, वी कुड अंडरस्टैंड दैट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्लीन स्वीप फॉर ट्रम्प एंड वेरी कंफर्टेबल विक्ट्री, राइट? इनफैक्ट एक बिजनेस चैनल पे मैंने 2 दिन पहले ये कह भी दिया था, एक बार मुझे लगा भी कि यार मुझे नहीं कहना चाहिए ऐसा, बट देन बहरहाल यू नो दैट्स हाउ इट टर्न्ड आउट। बट कांग्रेचुलेशंस, अगर आपका ये ऑब्जर्वेशन था तो कांग्रेचुलेशंस। यस दीपक, देखिए हम तो पैसे लगाते हैं, तो वी कांट बी अनबायस्ड, वी कांट बी लाइक चीटिंग टू आवरसेल्व्स, राइट? तो हमें खबर रखनी होती है बहरहाल, राइट? तो दैट्स हाउ द थिंग इज, एंड इट्स, बाय द वे, इट्स अ ग्रेट डे फॉर अमेरिका। डेमोक्रेसी हैज वन, ऑल्दो कुछ चैनल क्लेम कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी की हार हुई है। आई डोंट नो वो कैसे ये कैसे होता है कि व्हेन पीपल वोट एंड पॉपुलर वोट ट्रम्प जीते हैं तो डेमोक्रेसी की हार, ऐसा नहीं है। और एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट, देखिए
आई अंडरस्टैंड इंडिया में एक पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, ऑल्दो आई वुड से ट्रम्प इज गुड फॉर इंडिया, अब इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन Americans will vote for what is good for America, and I think this is really good for America, Deepak, and this was so needed. एब्सोल्युटली। क्योंकि अब इसी पे आएंगे सर, आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट लास्ट टाइम बग्गा सर थे, एसडी मुनी सर थे, हम एम्बेसडर सज्जनहार भी थे, और वहाँ पर पूरी चर्चा का जो सार निकला लास्ट में, जो एसडी मुनी सर के जो लाइंस थी वो ये थे कि ये ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पर जो भी आ रहा है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आ रहा है, तो आप उसको भारत या दूसरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में जितना भी मर्जी आप एनालाइज कर लीजिए। रॉबिन सर, तो प्रेसिडेंट का अमेरिका का प्रेसिडेंट ही रहा है, चाहे वो कमला आती या फिर ट्रंप आते। ट्रेड पर, इमिग्रेशन पर, क्लाइमेट एनर्जी पर कोई देश, कोई धड़ा, कोई लॉबी कंफर्टेबल होके ये नहीं कह सकती कि साहब मैं चला लूँगा। ट्रंप साहब को चलाना उन्होंने वही है जो अमेरिका के हित में होगा और उनकी आइडियोलॉजी को मैच करता होगा। सर, कैसी रहेगी अब उनकी पारी? Absolutely, 2-3 points. One, yes, कि I mean expected क्या था, and polls वगैरह क्या कह रही थी etc. बट मैं एक दो चीज कहता हूँ। मैंने परसों शाम को एक मॉडल बनाया था, इस अमेरिका अभी कहाँ है, एक सेइंग है ना, एट द क्रॉस रोड्स और एट अ फोर्क इन द रोड। तो उस मॉडल में मेरे ये था कि अमेरिका यहाँ है, अगर ब्लू यानी कि डेमोक्रेट्स का कलर आए तो अमेरिका का रास्ता ये जाएगा, और अगर ट्रंप जीते तो अमेरिका का रास्ता ये जाएगा। आज जो हुआ है ये केवल ट्रंप जीते ही नहीं है, ये एक राइट मेजर टर्न है अमेरिका का, मैं कहता हूं। क्योंकि जैसे आप भी कह रहे थे, अमेरिका की सेनेट भी जो 50-50 डिवाइडेड थी सीट्स में, वो भी रिपब्लिकन चली गई है। तो ये एक तरह का टर्न है अमेरिका का टू द राइट, विदाउट डाउट। सो एक वो। सेकेंडली, मेरा अपना ओपिनियन क्या था, कोई खास नहीं था, क्योंकि मैं बिजी था। मैं एक्चुअली 2 किताबें लिख रहा था, जो मैंने 4 तारीख को निकाली। मेरे को था कमला जीते या ट्रंप जीते। एस्टिमेट सबके हैं क्या किस रास्ते जाएगा। तो मैंने एक 400 पेज की किताब लिखी ट्रंप पे, एक 400 की लिखी कमला पे। ये जीतेगी तो इसकी कैसे पर्सनालिटी, ऐसे कैसे नेगोशिएट करो, और ट्रंप जीतेगा तो कैसे नेगोशिएट करो। तो ये रही मेरी ट्रंपोटोपिया। ओके, क्या बात है। एंड कि भाई ट्रंप का यूटोपिया क्या है, और ये रही मेरी कमला टोपिया। तो अब आज आकर के हो गया है कि ट्रंप का यूटोपिया क्या होगा, राइट? ट्रंप मतलब क्या चाहता है, हाउ टू डील विद हिम। सो दैट्स देयर। नाउ ट्रंप, यस, डिसरप्टिव प्लेयर है, डिसरप्टिव एक्शंस करता है, वर्ल्ड अफेयर्स में मेजर इंपैक्ट्स होंगे। बट कमिंग टू इंडिया स्पेसिफिकली, कुछ 2-3 चीजें। वन, अभी आप बिजनेस की बात कर रहे थे, मेरे हिसाब से एक मेजर सेक्टर टू वॉच आउट विल बी स्पेस। उसका रीजन ये है, एलन मस्क अब ट्रंप के साथ बहुत निकट हो गया है। ट्रंप का जो पावर है ना, ये अपनी फैमिली में रखता है केवल। एरिक, इसका बेटा, दूसरा डॉन, बेटी इवानका वगैरह, वो इसके बिजनेस में भी आप देखिए ट्रंप के, मैंने इस किताब के रिसर्च में देखा, केवल फैमिली ही एक कंट्रोल, एंड पॉलिटिक्स में भी। अब इस क्लोज सर्कल में इसने एक तो जेडी वैंस, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इसका ऐड हो गया है, एलन मस्क ऐड हो गया है, और रॉबर्ट एफ कैनेडी ऐड हो गया, कुछ 3-4 नाम। अब मस्क का जो बिजनेस है, टेस्ला का बिजनेस है, टेस्ला का स्टॉक आज ऊपर गया। क्यों? क्योंकि ट्रंप चाइनीज ईवी को रिस्ट्रिक्ट करेगा अमेरिकन मार्केट में, तो ऑब्वियसली टेस्ला को फायदा होगा, वो मस्क को फायदा होगा, छोड़िए। बट एब्सोल्युटली सर, संपर्क वहाँ पे कट गया, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पर सचदेव साहब ने छोड़ा है। और मैं बग्गा सर अब आपके पास आऊँगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आपकी उस सीरीज़ को फॉलो किया था, और इनफैक्ट जो फर्स्ट आपका जो पार्ट था यूएस इलेक्शन पे, उसमें आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी, और वो ये कि अभी लास्ट 4 प्रेसिडेंट्स जो आए हैं, सिर्फ ट्रंप 2016 में जो आए वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के बैकअप के साथ आए, और आप कह रहे हैं कि अभी भी अगर वो आए तो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के बैकअप के साथ आ रहे हैं। अभी जो वहाँ पर रिजल्ट शो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब ट्रंप पसंद हो ना हो अमेरिका को, लेकिन मौजूदा इकोनॉमिक हालात वहाँ के लोगों को पसंद नहीं थे। तो सर उसका क्या होगा? ये बैकग्राउंडर जो इकोनॉमी का ट्रंप लेकर आगे चलेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और देश दुनिया की इकोनॉमी कैसे रहने वाली है सर? जी दीपक जी, देखें तो ट्रंप क्या है, वो कह रहे हैं कि रेगुलेशंस काटो, लोगों जो कॉरपोरेशंस के हाथ आप बांध देते हो एक्स्ट्रा रेगुलेशन से, उसको काटो और कॉरपोरेशंस को फ्री करो।
टैक्स कट जो उन्होंने 2017 में किए थे 2025 में एक्सपायर हो रहे थे, वो उनको फिर से एक्सटेंड कर देंगे 8 से 10 साल के लिए, तो टैक्स कट्स रहेंगे। तीसरा जो था, अब इस बार ही वो बात कर रहे हैं एफिशिएंसी का, और एलॉन मस्क को एक बात तो चल रही थी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डॉज करके बात करें, और वो एक प्ले ऑन वर्ड्स है कि वो जो डॉज कॉइन जो एलॉन मस्क ने काफी चलाया था एक कुत्ते के ऊपर जो बना था शिबू के ऊपर, तो उस तरह का एक डिपार्टमेंट की बात हो रही है। जॉन पॉल्सन शायद सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी बन के आएंगे। तो एक पूरा ट्रांजिशन कैंप तैयार है। कैंटोर फिट्जजेरल्ड के जो सीईओ हैं वो हेड ऑफ ट्रांजिशन है, और 10,000 पोस्ट इन्होंने अब अपॉइंट करने हैं। तो इस पर ही बिल्कुल तैयार होके आ रहे हैं ये, और प्रो बिजनेस, प्रो ग्रोथ, प्रो वेल्थ क्रिएटर्स। आज जिस तरह से एलॉन मस्क का भी इन्होंने शुक्रिया अदा किया पब्लिक में और जीनियस को रिकग्नाइज किया, जैसे मैं अनुराग के जीनियस को रिकग्नाइज करता रहता हूँ, मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं अनुराग। तो इसी तरह से मैं कहूँगा कि ट्रंप का ये कार्यकाल जो होगा, अब ये लेगेसी बनाने की कोशिश करेंगे, और लोग कह रहे हैं जी ये तो ऑटोक्रेटिक हो जाएंगे, ये डिक्टेटर हो जाएंगे। ये सब नहीं होने वाला। उनको बिल्कुल खदेड़ दिया गया था कॉर्नर में। कितने केस उनके ऊपर चलाए गए, स्टेट लेवल केस चलाए गए ताकि ये अपने को पार्डन ना कर दें, और एक हवा बनाया गया। बट ये आपने बहुत सही बात की, जनता जनार्दन है, उन्होंने कट थ्रू करके इस सब को बिल्कुल साइड पे करके एसेंस जो है ट्रंप का, कि वो फ्री कैपिटलिज्म का, फ्री मार्केट्स का और लोगों को सक्षम बनाने का, वो उस पे आ गए। कमला का जो इकोनॉमिक पॉलिसी था वो ज्यादा कंज्यूमर था, सेफ्टी नेट था, बट जो उसने कह दिया जब उनसे पूछा गया कि आपकी पॉलिसी बाइडेन से किस तरह डिफरेंट होगी, बोलिंग नॉट एट ऑल। वो जो चलाए एड्स, लोगों ने बोला ये 4 साल और तो इस तरह का हमें नहीं चाहिए। तो है काफी दिक्कत है। इकोनॉमी अच्छा कर रही है, बट उसके पीछे बहुत जबरदस्त नोट छापे गए हैं। 36 ट्रिलियन डॉलर का डेट लेवल है, वो सब हम बात कर चुके हैं, दोहराऊंगा नहीं। बट काम बहुत करना है, और ये इस पर ही मुस्तैदी से टूट पड़ेंगे, और बहुत सारे प्रोफेशनल इनको ज्वाइन करने वाले हैं कैबिनेट में। ऑलराइट, बिल्कुल। अनुराग सर, आज उनका जो विक्ट्री स्पीच था वो भी काफ़ी चर्चा में है। हालांकि कोई हिडन बात नहीं है, टैक्सेस एंड इकोनॉमी पर उनका स्टांस सबको पता है, बट आज उन्होंने एम्फेसाइज किया बाकायदा कि साहब वो रिड्यूस करेंगे टैक्सेस को, ख़ास तौर से कॉरपोरेशन को। कह रहे हैं कि साहब हमको अमीर बनना है, ये अमीरों का देश बनेगा, स्ट्रॉन्गर देश बनेगा। अभी जो इकोनॉमी है सर वहाँ की, वो लगता है कि ट्रंप के पास स्कोप है, विंडो है कि वो अमीरों का टैक्स कम कर दें, कॉर्पोरेट का टैक्स घटा दें और इस तरह से इकोनॉमी को चलाएं। दीपक देखिए, ये तो एक इस सवाल में काफी फैलाव है। देखिए मोटा मोटा बात ये है दीपक, ऐसा है कि यूएस 18% ऑफ जीडीपी एज टैक्सेस अर्न करता है और स्पेंड 24% कर रहा है। ये इसलिए हो रहा है दीपक बिकॉज जो सोशल सिक्योरिटी के और मेडिकेयर मेडिकेड के प्रोग्राम्स 60s में लागू किए थे, अब वो बेबी बूमर्स जब रिटायर हो रहे हैं तो ओल्ड लोग बढ़ रहे हैं, तो बिना कुछ किए ही वो डेफिसिट बढ़ गया है। तो यूएस गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन अबाउट 5 ट्रिलियन होगा, लेकिन खर्चा 6.8 ट्रिलियन हो रहा है। और उसमें काटेंगे आप क्या, बिकॉज अगर आप 50-55%, तो ये एंटाइटलमेंट के खर्चे हैं जिसको आप हटा नहीं सकते। उसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट है, डिफेंस है, और डिस्क्रिशनरी खर्चे तो करीब 10-15% के ऊपर नहीं है। तो इट्स अ टफ जॉब, बट अगर उसको कोई कर सकता है तो वो करंट स्टैब्लिशमेंट ही कर सकता है। देखिए, अगर मैं मोटा मोटा इनमें डिफरेंशिएट करूं तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो लार्जली स्पेंडर्स हैं। They started as a revolutionary movement for people who were largely anti-white, and so वो एक aggregation बन गया है कि they just combine everybody, all ethnic minorities, everyone. US में about 47% लोग टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी लोग इनकम टैक्स नेट पे नहीं करते हैं, which I am sure largely about 80% of them are Democrats. So basically, so they are spenders, they try to buy the votes, but Republicans are true capitalists. They believe in free market, minimum government, and very low cost administration. So I think
ट्रम्प साहब ये कर पाएंगे? एंड द वर्ल्ड इज वाचिंग, बिकॉज ये 10-year yield यूएस की इंडिकेट कर रही हैं कि आपको डेट पे कुछ करना पड़ेगा. यू कांट कीप बोरोइंग द मनी एंड कीप स्पेंडिंग. तो दीपक, इस तरह का उम्मीद है. दैट्स व्हाई वी वर एट अ जंक्चर, जैसा ये रविंद्र जी ने कहा कि वी वर एट अ क्रूशियल जंक्चर, वेयर अगर इस समय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती तो ये स्पेंडिंग और बेतहाशा बढ़ती, एंड देन दे वुड हैव प्रिंटेड मोर मनी आउट ऑफ इट विदाउट केयरिंग फॉर द फ्यूचर. So I think it's a good reality check and good reset that people have taken. चाहे वो इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट समझे या ना समझे, लेकिन बहरहाल इकोनॉमी भी लोगों को हर्ट कर रही थी. देखिए, अगर 10 रुपए की चीज 15 रुपए हो जाती है, इन्फ्लेशन लो होने का मतलब होगा कि अब वो 16 नहीं होगी, लेकिन 15 से नीचे तो नहीं जा रही है ना. तो लोग बोल रहे हैं कि भाई व्हाई इज दिस, मेरी कॉस्ट क्यों बढ़ी है, डिस्पाइट मेरे उनके वेजेस बढ़े हैं. लेकिन पीपल आउट हियर डोंट लाइक इन्फ्लेशन एट ऑल, राइट? तो वो उनको पसंद नहीं आया. ऑल राइट. रॉबिन साहब, आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अच्छा इस पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपने इन्फ्लेशन वाली बात बोली, आज मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा था तो उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग हेडलाइन थी. यूएस प्रेसिडेंसी इलेक्शन जब हो रहे थे तो बिल क्लिंटन के जो स्ट्रैटेजिस्ट थे, जेम्स कार्विल, 1992 में, तो वो एक उत्तर में, सवाल के उत्तर में ये देते हैं कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर ऑल अबाउट द इकोनॉमी स्टूपिड, आगे वो इस्तेमाल करते हैं. और फिर इसमें ये बड़ा वहाँ पर चर्चित भी है, और उसी में फिर इन्फ्लेशन का आगे जिक्र भी आता है. बट बहरहाल जस्ट फॉर अ रेफरेंस, क्योंकि वो आई एम जस्ट क्यूरियस, वो जो 30 मिलियन की बेट लगी थी वो बग्गा सा की तो नहीं थी, वो जो ट्रम्प मुझे एक बार किया हुआ था. मेरा फ्रांस का जो सब्सिडरी है उसने लगाई थी. मुझे वही हुआ, बिकॉज वो द सब्सिडरी इज प्रीटी अननोन. ऑलराइट, मूविंग अहेड. सचदेव सर, ट्रम्प साहब ने बोल दिया कि साहब हम युद्ध को शुरू करने नहीं आए हैं, हम तो युद्ध खत्म करने आए हैं, और ख़ास तौर से यूक्रेन रशिया के युद्ध को उन्होंने कहा. आपकी किताब में सर कोई इस पर्सपेक्टिव पे लिखा है आपने, क्या वाकई में जो दावा कर रहे हैं रोक लेंगे सर वो युद्ध? इसमें दो तीन चीजें, क्विक पॉइंट. वन, बाय द वे, बिजनेस इंडस्ट्री में क्रिप्टो करेंसी इज अनदर, बिटकॉइंस इज अनदर सेक्टर व्हिच इज टू वॉच आउट विद ट्रम्प. दैट्स वन. सेकेंडली, युद्ध को लेकर के एक तो मैक्रो फिगर, जो देश चिंतित होंगे, यूक्रेन तो इसमें चिंतित है, विल कम टू इट, एंड बट ताइवान बहुत चिंतित होगा, क्योंकि ट्रम्प केवल ये नहीं कह रहे हैं कि मैं पुरानी वॉर्स को रोकूंगा, वो ये भी इंप्लाई कर रहे हैं कि मैं अगली वॉर्स में नहीं जाऊंगा. इसका मतलब है कि अगर चाइना ताइवान से वॉर होती है अगर, तो अमेरिका लड़ने नहीं जाएगा, तो ताइवान को चिंता होगी. अब वो जैसे भी हो, चिंता औरों को भी है, यूरोप को, ताइवान, कोरिया एटसेट्रा को. नाउ, युद्ध के रोकने की बात भारत के संदर्भ में बात, मेरे विचार से ट्रम्प विक्ट्री ने क्या करा है, मोदी का जो सिंगल पॉइंट प्लान है फॉर यूक्रेन, जो मोदी जी ने शुरू करा, पुतिन से मॉस्को में मीटिंग, जेलेंस्की से मीटिंग, बाइडेन से डेलावेयर में मीटिंग, फिर जेलेंस्की से न्यूयॉर्क में मीटिंग, और वापसी आकर के ब्रिक्स में अगेन पुतिन से मीटिंग. एक पहला राउंड ऑफ कंसल्टेशंस करा था मोदी जी ने ऑन दिस पीस प्लान, जो भी, राइट. अब ट्रंप के आने से मोदी का जो ये पीस प्लान है, मेरे ख्याल से इसको बहुत मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि ट्रंप कह चुका है मैं तो वॉर रोकूंगा, और वो तो कहता है कि मैं 20 तारीख के इनॉग्रेशन से पहले ही मैं तो वॉर रोक दूंगा. तो ट्रंप कैसे रोकेगा? जैसे भी वो बातचीत करेगा जेलेंस्की को. ट्रंप अपने को एक डील मेकर मानता है और है, तो जेलेंस्की से कुछ कहेगा, पुतिन से कुछ कहेगा. अब इस बीच में फिलहाल के समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो चल रहा है, ये सर्कल ऑफ कंसल्टेशंस राउंड 1 जिसे मैं कह रहा हूं, जो हो गया है. आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट आपने सही कहा, वो अपने आप को डील मेकर मानते हैं. मतलब कई बार वो इस डील मेकर को मानने के भाव को एग्जैजरेट भी कर देते हैं, और भारत को भी कह देते हैं साहब भारत और पाकिस्तान का इशू जो है कश्मीर का मैं सुलझाऊंगा, मुझे मोदी जी ने कहा था. बाद में पता चलता है भारत ने भी खंडन किया. तो ऐसा तो नहीं हवाई तौर पर वो मानते हैं कि वो डील मेकर हैं? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आप कह रहे हैं. नहीं, वो मानते हैं, वो अपने को, उन्होंने किताब लिखी है आर्ट ऑफ द डील, उसी को लेकर के वो अपना कहते हैं. इनफैक्ट वो है मास्टर ऑफ आर्ट ऑफ द सेल्फ डील, बाय द वे, आल्सो, राइट. और इसमें एक्चुअली हमारे लिए खतरे की घंटी भी है चाइना को लेके. ट्रंप जरूरी नहीं है चाइना से कॉन्ट्रा रहेगा हमेशा. ट्रंप चाइना से बड़ी डील कर सकता है ट्रेड को लेकर ही. जब पिछली बार ये था इलेक्शन से पहले, इसने कहा था 50 बिलियन का आप डेफिसिट कम करो, मेरे से एग्री कमोडिटीज खरीदो,
हम रिश्ते नॉर्मल करते हैं। और एग्री कमोडिटीज इसलिए कम करवा रहा था क्योंकि अमेरिकन फार्म एक्सपोर्ट्स बढ़ते, जो कि ट्रंप को वोट से फायदा होता। तो ट्रंप इज अ डील नेगोशिएटर, डील मेकर। क्विक वन मोर पॉइंट, इसका एक एडवाइजर है स्टीव बैनन, वो ये कहता है ट्रंप इज नॉट अ फाइटर। वो कहता है अमेरिका को एक फाइटर चाहिए, क्योंकि ट्रंप जहां भी जाएगा वो नेगोशिएट करेगा और डील बनाएगा। तो ट्रंप विल नॉट फाइट विद चाइना बाय द वे, वो एक अलग डायमेंशन है। बट बैक टू मोदी, तो अब इसको यूक्रेन का अगर युद्ध रोकना है जैसे भी, और ये करना पड़ेगा इसको अगले 2 महीने में, बार बार बोल चुका है। अब आज तो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, ही सेड कि बिफोर। क्विक पॉइंट सर, सचदेव सर आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला, क्विक पॉइंट। अगर चाइना के साथ इतना ज्यादा ट्रंप इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि चाइना जो है वो एंटी यूएस ब्लॉक्स के साथ जाकर अपने ज्यादा संबंध प्रगाढ़ कर लें, रशिया के साथ जाकर अपने ज्यादा संबंध प्रगाढ़ कर लें? ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो दूसरा अलायंस है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और उसको चाइना को एक मौका मिल जाए? नो, एक्चुअली दोनों चीजें होंगी, सैंक्शंस, हाई टेक वगैरह, क्योंकि चिप वॉर्स अमेरिका ने डिसाइड कर लिया नंबर 1 मैं नहीं हटूंगा, तो वो बाइडन या ट्रंप वगैरह चाइना को टेक्नोलॉजी में आगे नहीं होने देंगे, तो ट्रंप वो कंटिन्यू करेगा। बट ट्रंप एट द सेम टाइम चाइना से ट्रेड पे डील कर सकता है ना। ये अलग अलग चीजें हैं, सैंक्शंस टेक्नोलॉजी अलग है, ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का अलग है। और ट्रेड डेफिसिट में अगर चाइना उसे गेम खेलता, बोलता ठीक है ओके आप इतना बोलते, चलिए हम आपसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू करते, तब ट्रंप सॉफ्ट पड़ सकता है टुवर्ड्स चाइना, जो कि कैलकुलस हमारे को इफेक्ट करेगा बाय द वे जियोपॉलिटिकली। ओके, दैट्स वन। बट बैक टू अगेन यूक्रेन, तो अगर इसको वहां यूक्रेन रशिया में वॉर को रुकवाना है, मोदी जी एक राउंड कर चुके हैं, अच्छे से ट्रंप से दोस्ती, अच्छे से पुतिन से दोस्ती है, तो इट कैन बी वेरी मच पॉसिबल कि अगले 1-1.5 महीने में मोदी जी एक राउंड और फोन कॉल्स का कर ले इन लीडर्स के साथ, पुतिन, ज़ेलेंस्की, ट्रंप, कि भैया क्या रास्ता बनता है, अब तो रोकना है। और फिर एक फिजिकल मीटिंग जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स आकर के मिलके बैठे, थर्ड राउंड, चौथे राउंड में ये वॉर रुकने का है, अगर ट्रंप जो कहता है वो करना चाहता है। और इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। अगर कमला हैरिस आती तब भी मोदी जी का 1 पॉइंट प्रोग्राम चल रहा था, पर उसको इतना सपोर्ट और इतना मोमेंटम ना मिलता जितना कि अब हमें मिल जाएगा विद ट्रंप। ऑलराइट सर, अब आते हैं बिल्कुल हमने ट्रंप साहब के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टटोल दिए। अब क्विकली लास्ट राउंड में हमें एक सवाल हमारे बारे में, व्हाट अबाउट इंडिया? बग्गा सर, मोदी इज नाइसेस्ट बट, वो बट लगा देते हैं ट्रंप साहब हर बार जब गले मिलते हैं बड़ी गर्मजोशी से, वो बट के आगे क्या होगा? अब कुछ बात बनेगी? बात बनेगी, और डेमोक्रेट्स से बेहतर है। डेमोक्रेट्स पीछे से काफ़ी प्रेशर था कि रशियन का आपका जो डिफेंस पे निर्भरता है वो यूएस में मूव करिए। ट्रंप को ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ट्रंप के साथ आपको डील करना है फ्रॉम अ पोजीशन, अपनी पोजीशन से, स्ट्रैटेजिक पोजीशन से। ये तय है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हाई एंड की वापस लाने में वो कोशिश करेंगे। जो कॉर्पोरेट्स ने पैसा बाहर रखा हुआ है, जैसे 2016-17 में अलाउ किया था उनको लाने का, वन टाइम टैक्स फैसिलिटी देके, उस तरह के काम वो ज़रूर करेंगे। और चाइना के अगेंस्ट तो सिविलाइजेशनल जंग है, तो वो डील चाहे हो भी जाए, बट वो एक पूरा तबका है अमेरिका का, वो एग्जिस्टेंशियल है चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि एमर्जेंट सुपर पावर है। और ये रिन्यूएबल्स वगैरह में सबसे बड़ा घातक चीज़ क्या है कि चाइना अपने को इमर्जिंग मार्केट में रखता है, तो चाइना खर्चे कर सकता है अपने सब कुछ, और मांगता है पैसे बाकी डेवलप्ड मार्केट से। और डेनमार्क वगैरह जैसे छोटे छोटे देश, 4 मिलियन 5 मिलियन की पॉपुलेशन वाले, वो डेवलप्ड मार्केट बन के बहुत बड़ा एक बीड़ा उठा रहे हैं। तो चाइना सबसे बड़ा पोल्यूटर है, बट इमर्जिंग मार्केट अपने को बना के बैठा हुआ है। इस तरह की चीज़ें ट्रंप फाइट करेगा। तो वो उस माहौल में कॉलिंग अ स्पेड है। और यही है कि ये जो 60% टैरिफ है, ये नेगोशिएटिंग उसका टूल है। जो रॉबिन सर ने कहा, बिल्कुल सहमत हूँ कि नेगोशिएटिंग टूल है, और वो ट्रेड डेफिसिट चाइना से कम करके लाएंगे। ये सबसे बड़ा उनका महत्वपूर्ण रहेगा। बट भारत का अगर चाइना से जंग होता है, ना बाइडेन आने वाला था ना ट्रंप आने वाला था, हमें खुद ही लड़ना है, वो तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। और जितना इंडिजिनाइजेशन करें डिफेंस का, उतना ही बेहतर है हमारे लिए। एब्सोल्युटली सर। अनुराग सर, आप तो वहीं पर हैं,
कभी कभी आपको भी लगता होगा जब ट्रम्प के पूर्ववर्ती बयान आप पढ़ते होंगे कि साहब ये तो टैक्स, कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं वो, कुछ ऐसा कि वो टैक्स माफिया या समथिंग, कुछ बड़े हार्ड, हाँ टैक्स टेररिज्म, हाँ कुछ इसी तरह से भारत, ब्राजील, इन सब के लिए इसी तरह का इस्तेमाल करते हैं। बट करेंसी मैनिपुलेटर, हाँ, तो बहुत हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल उन्होंने किया है। जैसे मैंने कहा, मोदी इज नाइसेस्ट, बट आगे लगा के डॉट 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 छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि साहब मेरे पुराने बयान देख लो, फिल इन द ब्लैंक्स कर लो आप। बट आप वहां पर बैठे हुए हैं, अब आप क्या एनालिसिस करेंगे कि भारत को अब कैसे हैंडल करना पड़ेगा ट्रम्प साहब को, क्योंकि यही ट्रम्प साहब भारत के लिए भी गेम चेंजर हो सकते हैं अगर हमने स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिपोर्ट जो मोदी साहब के साथ है उनका, जो हमारे साझा ट्रेड इन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं, जो हमारे इंडियन डायस्पोरा के प्रति जो विश्वास और इज्जत है ट्रम्प साहब के मन में, ये सारी चीजों को देखते हुए कैसे हैंडल करेंगे सर हम उनको? सो दीपक, दो तीन कुछ इंडिया में कुछ मिसकंसेप्शंस चले रहते हैं और वो पुराने हैं, मे भी हो सकता है वो 80s 90s में ट्रू हो, लेकिन आज वो सर्टनली ट्रू नहीं है। देखिए, इंडिया के लिए हमेशा ही रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स सपोर्टिव रहे हैं और डेमोक्रेट प्रेसिडेंट्स हमेशा डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं इंडिया को, स्पेशली ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट। और ये आपने कॉन्फ्लिक्ट क्लियरली अभी यहाँ भी देखा, कैसे वो इजराइल के अगेंस्ट में, वो इजराइल के लिए एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि उसको अपना सेल्फ डिफेंस का राइट है, लेकिन साथ साथ लगा देते हैं कि नहीं देखिए, लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन वे में जो हो रहा है, 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहिए। तो दे टेक मिडल ऑफ द रोड एंड दे कीप पोकिंग बोथ साइड्स। तो पॉलिटिकल जो पोजिशनिंग है, और दैट्स बेस्ड ऑन द वोट बैंक दैट दे हैव आउट हियर, इट्स वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग। तो अगर आप न्यूक्लियर डील पे भी ध्यान दें तो वो बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने कराई थी, राइट? एंड इफ यू गो बैक टू 2012, मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, इनफैक्ट मोदी जी के ऊपर पर्सनली जो सैंक्शंस लगाए थे, यूएस वीजा सैंक्शंस, वो ओबामा गवर्नमेंट ने लगाए थे। इट वाज नॉट एन अमेरिकन व्यू, इट वाज नॉट अ रिपब्लिकन व्यू, इट वाज प्योरली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट व्यू, आई थिंक। एंड उसमें भी एक उनका एक्सट्रीम फ्रिंज एलिमेंट होता है जो ये स्टैंड लेता है, एंड इट इज परसीव्ड इन इंडिया एज एन अमेरिकन व्यू, इट वाज नॉट। सो मेरा सेंस ये है, देखिए, ट्रम्प साहब कहते बहुत कुछ है, लेकिन कल एक वोटर से बात हो रही थी, उन्होंने एक तरह से 2 शब्दों में वो सारी बात कह दी। लोगों ने कहा कि आप ट्रम्प को कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। तो आई थिंक, और वो विमेन थी एक, उन्होंने कहा कि देखिए, वो जो भी कहते हैं ना, वो कह देते हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ नहीं है। बट समहाउ आई डोंट ट्रस्ट कमला हैरिस, बिकॉज वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं उनमें बहुत फर्क है। कुछ यही सिचुएशन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की भी है। तो आई थिंक रिपब्लिकन्स भारत के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, और इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बहुत कुछ, अगर जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इंडिया यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन सकता है, वो इस एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर होगा कंपेयर टू एनी अदर। इवन फॉर लास्ट पॉइंट, अगर इफ आई ऐड अ कपल ऑफ लाइंस ऑन इमिग्रेशन, इंडियंस मिसकंसेप्शन कैरी करते हैं कि डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर उन्होंने सॉल्व करना होता H1B तो वो कर देते, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया है। रिपब्लिकन्स वांट टू सॉल्व द लीगल इमिग्रेशन, दैट इज हेल्पफुल फॉर इंडिया, लेकिन उसके पहले लीगल को बंद होना होगा। इलीगल डेमोक्रेट्स बंद करते नहीं है, लीगल कभी सॉल्व होता नहीं है। मुझे लगता है कि पिछली बार बग्गा सर ने ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया था कि जहाँ तक इमिग्रेशन का, H1B वीज़ा का सवाल है, अमेरिका फर्स्ट का मतलब समझना होगा। अगर अमेरिका के हित में इमिग्रेशन, H1B वीज़ा, यानी कि इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, वर्कफोर्स, अगर वो हुआ तो हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव को भी देखना होगा, बट रिमेन्स टू बी सीन कि आगे क्या होता है। क्विक पॉइंट सचदेव सर, जाते जाते, बिल्कुल समय नहीं है, बग्गा सर आ रहा हूँ, क्विक पॉइंट आपसे। कनाडा का एक बड़ा ट्विस्ट है सर, मोदी जी स्वाभाविक रूप से अपने दोस्त को शिकायत तो करेंगे, देखो ट्रूडो क्या कर रहा है, ट्रम्प साहब का स्टैंड क्या होगा? नहीं सर, मोदी जी शिकायत नहीं करेंगे, इसमें ट्रम्प खुद समझेंगे, और ट्रम्प और अमेरिकन पॉलिसी या अमेरिकन एजेंसीज खुद अपने को रिकैलिब्रेट करेंगी विद रिस्पेक्ट टू कनाडा। हम यस डेफिनेटली हम भी कन्वे करेंगे, बट अमेरिका एंड अमेरिकन पॉलिसी विल इटसेल्फ रिकैलिब्रेट, अपना कैलकुलस बदलेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। ट्रूडो सरकार ने माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल बना दिया है, एंड इंडिया को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ और इंडिया जिस रास्ते पे चल रहा है,
इंडिया वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है इत्यादि और डेमोक्रेसीज को, राइट? तो एनीवे, सो ट्रम्प विल साइडलाइन दैट, बट बिग पिक्चर जो भी सारी बात हो रही है, यस, अल्टीमेट रेस जो इस समय है, वन, अमेरिका वर्सेस चाइना, अमेरिका नंबर 1 है, रहना चाहता है, ठान लिया है। 3-4 साल पहले इतना अमेरिका कंफर्म नहीं था, पर इवन अंडर बाइडन, बट नाउ अंडर ट्रम्प, अमेरिका हैज डिसाइडेड मैं कभी चाइना को 1 नहीं बनने दूंगा। वो बैटल रहेगी। जहां तक बात रही इंडिया की, यस, जैसे भी बात हो रही है, आपको अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करना पड़ेगा। कोई आपसे मात्र दोस्ती के लिए आपके साथ कोई कुछ नहीं करने का। ये दुनिया रियल पॉलिटिक्स की है, राइट? तो इंडिया अपना अपनी हमारी मार्केट है, हमारा टैलेंट है, हमारी टेक्नोलॉजी है, जो भी कहिए वो सारा, अगर हमारा इकोनॉमी इन सब चीजों में, यानी कि हमारी अपनी क्षमताओं को अपने तरकश में तीर की तरह रखना होगा और फिर बात करनी होगी, ताकि बात जो है आंख में आंख डालकर नेगोशिएट टेबल्स पर हो सके। बग्गा सर कुछ ऐड करना चाह रहे सर, क्विकली सर। नहीं, बस यही कह रहा था जो अनुराग ने कहा कि बाइडन कुछ बोलते हैं बट होता कुछ और था। हाँ। और वही हमने देखा, आज 425 दिन लगते हैं। आप जाइए यूएस वीजा के लिए अर्जी आप दाखिल करिए, अगर स्टूडेंट आप नहीं है उनके लिए फास्ट ट्रैक फिर भी हो जाता है, जाके वो खर्चा करते हैं अमेरिका में, बट अदरवाइज आपको 400 दिन लग रहे हैं। तो जो इन्होंने लोग निकाले तो हिट बैक करने के लिए, ट्रेड के लिए कि आपने ट्रेड का करार नहीं किया, ये इस तरह से सॉफ्ट वे में, ये 5 आइज का और ये सब, अब न्यूजीलैंड का इंटेलिजेंस एजेंसी मेरे ऊपर क्या बोलेगा आके? तो ये और ओबामा, जो अनुराग ने कहा दीपक जी, मुझे याद है ओबामा यहाँ आए, सब कुछ अच्छा जफियां वगैरह पाके गए पूरे, और फिर वहां जाके बोलते हैं जी एक चर्च पे किसी ने पत्थर मार दिए, बोला रिलीजियस इंटॉलरेंस है एंड मोदी इज नॉट अप टू द, ऐसे इन्होंने बयान दे दिए। राइट सर, कश्मीर हो, ह्यूमन राइट्स हो, चाइना को ये कुछ नहीं कर सकते। चाइना वहाँ जेल के भरे हुए लोगों से बनवा रहा है फैक्ट्री में, और सारे इनके ब्रांड्स के लगा के बेच रहे हैं, वहां ये चुप करके काम करते हैं। राइट सर, राइट सर। हाँ, ये चर्चा इतनी दिलचस्प है कि समंदर बराबर जो है ना, इसमें गहराई है। अब आज समंदर बराबर वक्त अगर मेरे पास होता तो इस गहराई में उतरते ज़रूर और गोते लगाते और ज्ञान निकालते हमारे तीनों मेहमानों से, बट वक्त इतना ही है। सफ़र लंबा है ट्रम्प साहब के लिए, और भारत के नज़रिए से भी ये सफ़र स्मूथली चलता रहे, इसी उम्मीद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त पर आपसे एनालिसिस लेते रहेंगे। बग्गा सर वक्त निकालने के लिए थैंक यू सो मच सर। अनुराग सर बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। रॉबिन सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी वक्त निकालने के लिए।